मुझे पता है क्या क्या हो रहा है दूसरी कंट्री में, और मैं बांग्लादेश जाना चाह रहा हूँ। तो सर लेकिन अब हंगरी के अंदर आपका जो केस चल रहा है, मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि आपका ये अप्रूव हो पाए। मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि कहीं लीगल निकल सकते हो, इटली में, स्पेन में, आगे पीछे। आप इतने मत हो उदास, इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा अहमद भाई। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। जहाँ पे देखिए आपकी रोजी रोटी लिखी है वहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि एक तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है और दूसरा जो टेम्पररी पेपर है वो भी अगले 1.5 हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी बुलाने का मकसद यह है मेरा आपको कि मैं एक तो ऑडियंस को बता पाऊँ कि भाई आप भी, अगर आपकी कंपनी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, तो आपकी भी यही सिचुएशन होगी जो अभी इस वक्त अहमद भाई की है। मेरे हाथों काँप रहा है भाई। सर आप हाथ मत कांपे आपके, आप इसको खोलें। और मैंने एक मरतबा पढ़ लिया है, खोल के मैं देख चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको एक मरतबा देखें। हेलो गाइस, मैं हूँ ज़िशान आसिम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा एक क्लाइंट है अहमद ज़करिया, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करता है, और आज से कुछ अर्सा पहले वो हंगरी में वर्क वीज़ा के ऊपर आया था। लास्ट ईयर अगस्त के अंदर उसने अपने वर्क वीज़ा की रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाली थी अपनी कंपनी के थ्रू, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था इमिग्रेशन से। तो वो मेरे पास आया अपनी प्रॉब्लम लेके, दिसंबर में मेरे पास वो आया और उसने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। तो फिर मैंने उससे उसके अंदर हंगरी की डिटेल वगैरह मांगी, मैंने उसमें लॉगिन किया। मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे पता चला कि इमिग्रेशन ने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उससे मांग रखे हैं। तो उसको कॉल भी आई इमिग्रेशन से, और अहमद के मुताबिक उसने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन को अपलोड करके भेजे भी, लेकिन क्योंकि वो हंगेरियन इतने अच्छे से नहीं बोल पाता और उसको इतना समझ नहीं आई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें मांगी हैं उससे, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ था जब मेरे पास वो आया। तो फिर मैंने उससे उसके अंदर हंगरी की डिटेल मांगी, मैंने लॉगिन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस ने उससे एक डॉक्यूमेंट मांग रखा था, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी के सिग्नेचर और स्टैंप उन्होंने मांगी थी इमिग्रेशन ऑफिस ने। और वो डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन ने मांगा था इससे 30 नवंबर तक, यानी कि 30 नवंबर तक डेडलाइन थी। 30 नवंबर तक उसने वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी से लेके वहाँ पे अपलोड करने थे, लेकिन वहाँ पे उसने वो अपलोड नहीं किए क्योंकि मेरे पास वो दिसंबर में आया था। और मेरे पास जब वो आया था उस वक्त तकरीबन 10-12 दिन गुजर चुके थे, डेडलाइन को भी 10-12 दिन गुजर चुके थे। तो फिर मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स उसके मिसिंग थे। फिर मैंने उसकी प्रॉपर फाइल बनाई, अपलोड की इमिग्रेशन के पोर्टल के ऊपर। तो आज उसका डिसीजन आया। तो क्या उसका डिसीजन क्या है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी अहमद थोड़ी देर तक मेरे पास आ रहा है ऑफिस में, तो उसके साथ बैठ के बाकी की वीडियो में बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इमिग्रेशन ने क्या डिसीजन दिया और इमिग्रेशन ने क्या लेटर उसको भेजा है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में प्लीज़ आगे बंदे रहिएगा। वीडियो बहुत आप लोगों के लिए दिलचस्प होने वाली है। अच्छा गाइज, आई थिंक अहमद बाहर आ चुका है, नॉक हो रही है दरवाजे पे। तो अभी मैं जाके उसको पिक करता हूँ और आगे की वीडियो में फिर अहमद भाई के साथ बात करेंगे कि उनका डिसीजन क्यों नहीं आ रहा। हेलो अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अहमद इज़ हेयर, अहमद आ चुका है। तो अहमद भाई के साथ आगे की वीडियो में बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है और उनका डिसीजन क्यों नहीं आ रहा। अहमद प्लीज़ सिट डाउन। कैसे हैं अहमद भाई? खैरियत से हो? इधर थोड़ा सा क्लोज हो जाओ प्लीज़। तो भाई वो अहमद आ चुका है मेरे पास, अहमद ज़करिया भाई, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अहमद भाई कैसे हो? सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करा दो लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेहतर हूँ। आप कैसे हो? थैंक यू सो मच सर, मैं भी खैरियत से हूँ। अहमद भाई कैसे आना हुआ आज आपको? आपको तो पता ही है मेरा जो टीआरसी का मामला चल रहा है, तो इस मामला में लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, और ये बारे में आपके साथ कुछ बातें शातें करना था। तो मैं आज आया आपके साथ, और आपके साथ इस बारे में बातें हुआ था, तो मैंने आया तो भाई इसका मसला क्या हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ इस बारे में। मैं पहले लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो बनाने का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है, और वो ये कि अहमद ज़करिया भाई कंपनी के वीज़ा पे हंगरी में आए हैं, और इनका पुराना वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, तो कंपनी ने न्यू एप्लीकेशन डाली। ऐसी बात है। तो कंपनी ने न्यू एप्लीकेशन डाली, और उस न्यू एप्लीकेशन डाले को भी 3-3.5 महीने हो चुके हैं, और अहमद का इस टाइम पीरियड के दौरान जो रेजिडेंस परमिट था वो एक्सपायर हो चुका है, और अहमद के पास टेम्पररी पेपर है, जो टेम्पररी इमिग्रेशन ऑफिस कार्ड इशू करती है, अहमद के पास वो कार्ड है।
और वो भी अनकरीब एक्सपायर होने वाला है। तो ये काफ़ी परेशान है और बार बार मेरे पास आता है। और बाकी अभी आपको खुद बात बताएगा कि कंपनी इसके साथ कैसा बिहेवियर कर रही है। कंपनी क्या कहती है अहमद भाई? कंपनी कह रहा है विल बी ट्राई, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग देख रहा है तुम्हारा जो, क्योंकि मेरे हर दफ़ा हर वीक एवरी वीक मुझे इमिग्रेशन से मेल आ रहा है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम्स है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम्स है, तुम्हारा ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन द मीन टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मैं कौन कौन डॉक्यूमेंट्स और भेजूँ, क्योंकि मेरे पास एक गाइडलाइन नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने इस बारे में बहुत डिप्रेशन में आ चुका हूँ, क्या करूँ। इमिग्रेशन स्टेप बाय स्टेप आपसे पेपर मांग रही है, बारी बारी पेपर मांग रही है। और कंपनी वाले क्या कहते हैं? कंपनी लोगों को मैं जाकर उस मेल को दिखाता हूँ, क्योंकि वो हंगरियन लैंग्वेज में आता है। इधर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स ये है, आपको मेल जो आएगा वो इंग्लिश में नहीं आएगा, हंगरियन लैंग्वेज में आएगा। और हर दफ़ा आप उसको क्या कहते हैं, वो ट्रांसलेट करेंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट। इसलिए एक हंगरियन चाहिए, हंगरियन बोलने वाला चाहिए, बोलने वाला जो है उसको चाहिए, क्योंकि वो उसको समझ में आएगा क्या लिखा है। तो मैं जाकर वो मेरा जो कंपनी है वो हंगरियन कंपनी है, और उसका मैनेजर जो है वो भी हंगरियन है, तो उसको मैं जाकर दिखाता हूँ भाई ये मेल आया है, तो वो देखकर वो बोला ये लेके आओ। तो 2-3 दिन 5-4 दिन बाद में मैं जाकर उसको ये डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, वो सबमिट कर देते हैं। ऐसे ही चल रहा है लास्ट 3 मंथ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका यही है अहमद भाई, जैसा कि आपने कहा है कि आप अपना एड्रेस डालें। तो मैंने आपका इंटर हंगरी खोला, इंटर हंगरी जो उन्होंने अप्लाई किया है, और मैंने वहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह डाल के आपकी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, बार बार जो मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, मैंने वो अपलोड किए हैं वहाँ पे। लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकता, 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि केस मोर देन 3 मंथ्स पुराना हो चुका है, टेम्पररी पेपर भी आपका एक्सपायर होने वाला है ऑलरेडी। तो सर मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप हंगरी बैठे हो, आप अभी हंगरी के अंदर मौजूद हो यूरोपीय यूनियन में, तो अगर तो आपको लगता है कि आप दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हो, इटली में, जर्मनी में, स्पेन, पुर्तगाल, किसी कंट्री में आप अगर कोई रिलेटिव वगैरह हैं और कहीं पे आपकी कोई हेल्प कर सकता है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप मूव कर जाओ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपका पॉजिटिव डिसीजन आए, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और कंपनी वालों ने आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रखे हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इवन कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सिग्नेचर नहीं था, आपका प्री वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी सिग्नेचर नहीं है, कंपनी के स्टैंप लगी है, कंपनी की भी सिग्नेचर नहीं है, आपकी भी सिग्नेचर नहीं है उस पर। तो आपको कंपनी वालों ने नहीं बताई थी चीज़ें कि ये पहले आपने ये सब चीज़ें मैनेज करके लगानी होती हैं बीच में? एक्चुअली हुआ क्या, आप इमोशनल मत हो, मैं देख रहा हूँ आप परेशान हो, आप इमोशनल मत हो। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे हम। अगर हंगरी में आपका नहीं होता तो जहाँ पे अल्लाह ने आपकी रोज़ी लिखी है वहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिलेगा। भाई मैं सर ये है जो मैं मूव करूं इस टाइम में, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरा पहले दफ़ा बांग्लादेश जाना पड़ेगा नंबर 1, क्योंकि मुझे पता है एटलीस्ट यूरोप में आकर लीगलिटी क्या चीज़ है। बहुत सारा बंदा मैं सेंजन में हूँ, मुझे पता है लीगल वे से मैं सेंजन में हूँ। मैं चाहूँ तो जर्मनी जा सकता हूँ, इटली जा सकता हूँ, फ्रांस इसमें जा सकता हूँ, और बड़ा बड़ा कंट्री में भी जा सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है इलीगलिटी क्या है। आप इलीगल नहीं होना चाहते? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल नहीं होना चाहता हूँ, इलीगल नहीं होना चाहता हूँ। और ये हंगरी को लेकर मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, क्योंकि इधर में आकर बंदा बहुत सारा भाग कर चला जाता है, उसके साथ मेरी भी रिलेशन है, मुझे पता है क्या क्या हो रहा है दूसरी कंट्री में, और मैं बांग्लादेश जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप अपनी कंट्री विजिट करना चाहते हो? हाँ। एक मरतबा वापस जाके दोबारा यूरोप आना चाहते हो? मैं हर दफ़ा बांग्लादेश जाने आने के जो लीगल वे है मैं उसको जारी रखना चाह रहा हूँ, जारी रखना चाह रहा हूँ। आपको लीगल होना चाह रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है। और मेरे एक पर्सनल बात है आपको बताए, क्योंकि ये कैमरे के सामने बोलना ज़रूरी नहीं है भाई। जब से मेरा टीआरसी का मामला बिगड़ रहा है ना, तो मैं देख रहा हूँ टोटल यूरोप में मेरा बहुत जान पहचान वाला करीब का बंदा मुझे छोड़कर चला गया। क्यों? ये तो इलीगल हो रहा है। ये सच है दुनिया का, आपने भी ये फील कर लिया चीज़ और आपने भी इसका प्रैक्टिकल देख लिया जो होता है। तो ये तो सच है, जो भी आपके मुश्किल वक्त में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलीगल अगर आप किसी बंदे के पास मूव हो जाते हो स्पेन में भी या किसी के पास चले जाओगे तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लीगल नहीं हो यूरोप में। तो सर लेकिन अब हंगरी के अंदर आपका जो केस चल रहा है, मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि आपका ये अप्रूव हो पाए।
मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि कहीं लीगल निकल सकते हो, इटली में, स्पेन में, आगे पीछे आप इतने मत हो उदास, इंशाल्लाह कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा अहमद भाई। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। जहाँ पे देखें आपकी रोजी रोटी लिखी है वहाँ पे आपको मिलेगी। आप हिम्मत से काम रखो और ये सोचो कि अब अगला स्टेप क्या उठाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका पॉजिटिव डिसीजन है। जब मैंने आपके इंटर हंगरी खोल के आपके कार्ड के लिए भी वहाँ पे मैंने अपना एड्रेस भी भेज दिया, आपने कहा था कि आपको कार्ड भी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे मैंने अपना एड्रेस लगा दिया कि आपका कार्ड हमारे पास आए। तो बाकी भी सारी डिटेल मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया। जो जो प्रॉब्लम्स मुझे लगी मैंने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक किए, जहाँ पे मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए थे मैंने वो सिग्नेचर आपसे मांग के करवा लिए हैं वहाँ पे, और हर चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दी हुई है। लेकिन चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि एक तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है और दूसरा जो टेम्प्रेरी पेपर है वो भी अगले 1.5 हफ्ते में एक्सपायर हो जाएगा। तो अभी बुलाने का मकसद यह है मेरा आपको कि मैं एक तो ऑडियंस को बता पाऊँ कि भाई आप भी, अगर आपकी कंपनी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, तो आपकी भी यही सिचुएशन होगी जो अभी इस वक्त अहमद भाई की है। कोशिश करें कि आप किसी लीगल वकील को पकड़ लें या किसी माहिर बंदे को जिसको एक्सपीरियंस हो कि आपने वर्क वीज़ा के रिन्यूअल कैसे डालना है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां हंगरी में ऐसी हैं कि जो रिन्यूअल के वक्त, क्योंकि हर रोज़ रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कंपनी को एक प्रॉपर ऐसा लॉयर चाहिए जो कि पूरा इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस को जानता हो, अपडेट हुए सिस्टम को। अदरवाइज़ जो कंपनी होती है इनके पास जो लॉयर्स होते हैं अपने, वो कंपनी की चीज़ों को डील करते हैं, वो इमिग्रेशन प्रोसेस को हैंडल नहीं करते। तो काफ़ी सारे कंपनी के लॉयर्स को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इंटरनेशनल बंदे का कार्ड यहाँ से रिन्यू कैसे होगा, तो वो इस चीज़ को काफ़ी हल्का ले लेते हैं और सम टाइम डॉक्यूमेंट्स टाइम पे अपलोड नहीं करते। उस वजह से बहुत से भाइयों के साथ प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी लोगों को डिपोटेशन का सामना करना पड़ता है और काफ़ी लोग फंस जाते हैं, ना इधर के ना उधर के रहते हैं। जैसे कि इस वक्त आप अहमद भाई को देख रहे हो, अहमद जकरे भाई भी बहुत परेशानी की हालत में इस वक्त बैठे हुए हैं। तो आपकी कंपनी के साथ आप बात करो, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आप प्रॉपर तरीके से वो अपलोड करो इंटर हंगरी पे। और अगर आपकी कंपनी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर आप कंपनी से कहलवा के कोई लॉयर हायर करो और उसके ज़रिए आप अपना प्रोसेस अप्लाई करो। तो अहमद भाई को अभी फ़िल वक्त हम तसल्ली दे सकते हैं कि या तो फिर ये मूव हो जाए, क्योंकि आपको पता है अहमद भाई, आप यूरोप के अंदर बैठे हो, शेंजन का पार्ट है हंगरी भी। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो या इटली, या अगर आपको कहीं भी कोई बंदा सपोर्ट करता है तो आप मूव होना चाहते हो, तो वहाँ पे जाके आप असाइलम क्लेम कर सकते हो या बाकी के जो चीज़ें आप करना चाहो। वैसे तो मैं असाइलम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब बंदा बिल्कुल कहीं का ना रहे तो फिर उस बंदे को मैं और कोई मशवरा नहीं दे सकता कि वो या तो वापस भी ना जाना चाहता हो अपने कंट्री, तो सिवाय असाइलम के और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता उसके पास। उसके अपने कंट्री में अगर हालात ठीक नहीं है उसके फाइनेंशियली, तो फिर उसके पास लास्ट ऑप्शन और कोई नहीं रह जाता। तो अहमद भाई फिर आप सोच लें कि आपने क्या करना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, ये लफ्ज़ मेरे लिए काफ़ी है। सर इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी हेल्प करेगा, आप परेशान मत हों। और अहमद भाई थोड़े से अफसरदा हो गए। तो अहमद भाई, अगर आपका डिसीजन आ जाए तो आप क्या करोगे? फिर हंगरी में रहोगे? रहना तो चाह रहा हूँ, हंगरी में रहना अगर मेरा तकदीर इधर में है तो रहना, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ रहने के लिए। शुक्रिया करेंगे दरअसल, वो शुक्रिया जो लफ्ज़ छोटा है लेकिन इसका अहमियत, इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलो सर, बात ऐसी है कि अहमद भाई ने इतना बड़ा वर्ड कह रिया है कि हस्बिन अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। तो सर अल्लाह पाक की ज़ात है जो कि हर बंदे की हेल्प करती है, अगर आपका कोई भी ना हो हेल्प करने वाला। तो अहमद भाई, मेरे पास आपके लिए एक ख़बर है। जो इमिग्रेशन ऑफिस ने आपका डिसीजन दिया है, तो डिसीजन आपका आ गया इमिग्रेशन की तरफ से, तो आप परेशान मत हों। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना ये डिसीजन अपने हाथों से खोल के और पढ़ें कि इमिग्रेशन ने आपको क्या डिसीजन दिया। मेरे हाथों काँप रहे हैं भाई। सर आप हाथ मत कांपे आपके, आप इसको खोलें। और मैंने एक मरतबा पढ़ लिया है, खोल के मैं देख चुका हूँ, लेकिन आप, मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको एक मरतबा देखें।
सर ये आपका डिसीजन आ गया, ये आपका मेरा रेजिडेंस कार्ड है भाई। जी भाई आई लव यू सो मच ब्रो, आई लव यू भाई, ये मेरा कार्ड है। जी जी आपका एक रेजिडेंस तो था- परमिट, जी एक जी जी बिल्कुल आ गई, आपका ही रेजिडेंस परमिट है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे सही तरीके से। अहमद भाई प्लीज वापस आए, आप बैठे। ये सर आपका ही रेजिडेंस परमिट है और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है इसके ऊपर कि ये कैसे अल्लाह पाक की तरफ से, और आपका कार्ड ही बहुत जल्दी आया है। और जैसे मैंने अप्लाई किया उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये कार्ड मौसूल हो गया। ऊपर से क्रिसमस हॉलीडेज भी थी, न्यू ईयर वेकेशंस, लेकिन फिर भी आज आपका कार्ड नीचे पड़ा था लेटर बॉक्स में, तो मैं जाके ले आया हूँ, पिक कर आया हूँ। तो मैंने तो खैर पहले देख लिया था आपका कार्ड, तो आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं एक वीडियो बनाना चाहता था। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू मैं, मेरा हालात सूरत हाल बहुत बिगड़ चुका था लास्ट 3 मंथ में, टेंशन में मैं कहां से कहां ये चला कार्ड गया। लेके आपकी फीलिंग कैसी है? भाई बहुत अच्छा है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया है। नहीं प्लीज भाई, नहीं आपका थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया है। आप मेरे लिए लास्ट मोमेंट में आकर जो कर्मा दिखाया ना, वो करिश्मा दिखाया भाई, थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू सो मच भाई। आप इसको रखिए अपने पास, ये आपका कार्ड है। और सर ये वीडियो सिर्फ इसलिए आपको नहीं बताया मैंने पहले आने से, ताकि मैं आप एक्सप्रेशन मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता था कि आपके क्या एक्सप्रेशन होंगे और आप क्या चाहोगे, और क्या आप दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हो या नहीं होना कभी चाहते? नहीं भाई, मेरा इधर में रहना चाहिए भाई। कुछ बंदा है जिसको बोलना चाहिए भाई, मैं भी इधर का लीगल हूँ, थैंक यू सर। लीगल हूँ। चलो अल्लाह पाक आपको और खुश रखे। थैंक यू सो मच भाई। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने इस चीज़ को चूज़ किया कि आप हंगरी में रहना चाहते हो और यहाँ से इलीगल मूव नहीं होना चाहते दूसरी कंट्रीज में। क्योंकि इलीगल मूव होने में बहुत परेशानी है। वो बहुत बंदा सोचता है सिंजन में हो चला जाने तो मुश्किल नहीं है, इधर से यार पे बैठो, उधर में चला नम जाओ, दैट्स ऑल। लेकिन उस जगह में जाने के बाद जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है ना, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है बहुत मुश्किल है। नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स आपने अभी इतनी स्ट्रगल हंगरी में की है, अब नए सिरे से आप इटली में जाओगे, स्पेन में, वो नई सिरे से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, और डॉक्यूमेंट्स इतने इजीली नहीं मिलते जितना इजीली लोग सोच के जाते हैं। सर मुझे बहुत खुशी है कि आपका कार्ड आ गया। कोशिश मैंने अपनी तरफ से 100% की। इस टाइम में मैं ऑडियंस को एक बात कहना चाहता हूँ, जो वो ये है भाई, एक्सपीरियंस वाला बंदा और जिसके पास उस प्रोसेस को पता है कैसे करना है, कैसे वो एक्चुअल कर सकता है, ये बंदा ढूंढो। खुद ट्राई मत करो और ऐसे बंदों के पास मत जाओ जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है कैसे प्रोसेस करना है, कैसे कहा। क्योंकि मैं किया है, मेरी इमिग्रेशन से मुझे 3 और 4 दफ़ा मुझे कह रहा है बैंक स्टेटमेंट दो, 4 टाइम्स मुझे स्टेटमेंट मांग रहा था। तो मैं हर दफ़ा दिया था, लेकिन वो हर दफ़ा रिजेक्ट कर रहा है। एक्यूरेट दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कहाँ देना है ये मुझे पता नहीं था। तो भाई ने लास्ट में आई थिंक ये सबमिट कर दिया था। हाँ ये बड़े पीछे बड़े परसों आई थिंक। जैसे आप देके गए डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं, ये बहुत बंदों का मैंने देखा है, हंगेरी का टीआरसी जस्ट नॉर्मल मैटर है, जस्ट इधर से इटली जाने के लिए जस्ट एक डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत कीमती चीज़ है। और इसलिए आपका थैंक यू, आपका बहुत सारा थैंक यू भाई, आपका जो मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। अच्छा एक आखिरी चीज़ आपसे, मैं ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने की है 20 कर कैमरे में, क्या आप इजाज़त देते हो कि मैं उसको अपलोड कर दूँ यूट्यूब के ऊपर? हाँ दे सकती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मसला तो नहीं है। बंदों को कुछ पता चले, कुछ उसको भी कुछ एक्सपीरियंस गैदर हो, क्योंकि बहुत सारा बंदा यूरोप में आना चाह रहा है। असल में यूरोप में क्या होता है, वो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और इंडिया में बैठ करना हम लोग फ़ोन में जब देखता है बहुत खूबसूरत लगता है। अगर इधर आने के बाद स्ट्रगल और डॉक्यूमेंट्री जो प्रॉब्लम्स और ये टाइप का जो प्रॉब्लम्स होता है, आने के बाद पता चलता है। इसलिए भाई लोग जो है, इस तरफ के भाई लोग जो बंदों के लिए डेडिकेटेड है, बंदों के लिए करता है, सेक्रीफाइस करता है, ये लोग को साथ रिलेशन रखो। इस तरफ की जिस कंट्री में जाएंगे, जिस तरह कंट्री के जा रहा है आप लोग, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जिस बंदों को माहिर को पता चलना चाहिए कि माहिर के साथ रिलेशन। अच्छा एक चीज़ और आप प्लीज़ बता दीजिएगा लोगों को। अच्छा मतलब मैंने आपके साथ ये इतनी हेल्प की है प्रोसेस के अंदर, मैंने आपसे कितने पैसे लिए हैं इस पूरे प्रोसेस की हेल्प करने के लिए? भाई आप तो कुछ पैसे के बारे बात ही नहीं किया,
पहले दफ़ा आप मुझे जो देखकर जो एक्सप्रेशन देखकर आप तो मुझे बोला भाई मैं तेरा काम कर देंगे, मैं ट्राई करेंगे, तेरा काम मैं ट्राई करेंगे। तो उसके बाद पैसे के इस टाइम में कोई बातें शातें नहीं हुआ था। मैंने आपसे कोई फीस नहीं ली, क्योंकि हमने अहमद भाई का कार्ड अप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए लॉयर की फ़ीस नहीं बनती। मैंने उनकी केवल हेल्प किया, तो हेल्प करने के मैं उनसे कोई चार्जेस नहीं लूँगा। मैंने उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प किया। बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि ज़ीशान भाई बहुत एक्सपेंसिव तरीके से काम कर रहे हैं ये वो, तो हम भी लोगों की हेल्प करते हैं यहाँ पे, बहुत सही है। तो खैर एक भाई हैं, बहुत से भाइयों की हमने यहाँ पे हेल्प कर रखी है ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए। आपका भी बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सबक हासिल होगा। और अगर आप भी हंगरी में मौजूद हैं या हंगरी आने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वारी हो कमेंट सेक्शन में, ईमेल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच ज़करिया भाई, थैंक यू।